है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के विषय में मुख्य मुख्य पॉइंटों को बताने वाली हूँ, तो ध्यान से समझना और नोट्स भी तैयार कर लेना। विद्यार्थियों, इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक आपको समझा दूँ कि मनुष्य को प्रकृति के समस्त प्राणियों से विवेकशील प्राणी माना जाता है। मनुष्य को प्रकृति के समस्त प्राणियों से विवेकशील प्राणी माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? वो इसलिए कि इसका मुख्य कारण है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का अन्य प्राणियों की अपेक्षा अति विकसित होना। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही शरीर के सभी अंगों की देखभाल, नियमन एवं नियंत्रण होता है। पूरे शरीर में विद्यार्थियों, पूरे शरीर में धागे नुमा सूत्रों का जाल फैला हुआ है। इन्हीं सूत्रों को तंत्रिका यानी नर्वस तथा इनसे बने हुए जाल को तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। मुख्य पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के नाम से इसे जाना जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई है। यह आप नोट कर लें, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। कुछ भी समझने से पहले विद्यार्थी थोड़ा सा बेसिक हम अगर समझ लेते हैं तो उसमें अच्छे से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो चलिए आगे मुख्य पॉइंटों को हम समझते हैं कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई है। शरीर के सभी प्रकारों के कार्यों का संपादन इसके द्वारा होता है। यानी न्यूरॉन्स के द्वारा ही शरीर के सभी प्रकार के कार्यों का संपादन होता है। ठीक, प्रत्येक न्यूरॉन, आप आगे समझें, पॉइंटों में समझें। प्रत्येक न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका यानी प्रत्येक न्यूरॉन कितने प्रकार के हैं? तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरोसेल, प्रवर्ध, दूसरा प्रवर्ध, प्रोसेस, तीसरा अक्षतंतु, एक्सॉन तथा पार्श्वतंतु यानी डेंड्राइट। इसको पार्श्वतंत्र या डेंड्राइट भी बोलते हैं। इससे मिलकर यह बनता है। विद्यार्थियों, प्रत्येक न्यूरॉन किससे मिलकर बनता है? तो ध्यान से समझें, यही सब पॉइंटों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? न्यूरोसेल, प्रवर्ध, प्रोसेस, अक्षतंतु, एक्सॉन तथा पार्श्वतंतु डेंड्राइट। ठीक, तंत्रिका कोशिका, प्रवर्ध, अक्षतंत्र तथा पार्श्वतंत्र से मिलकर यह न्यूरॉन यानी प्रत्येक न्यूरॉन बनता है। विद्यार्थियों, आगे एक पॉइंट नोट कर लें। न्यूरॉन्स रिले स्टेशन के रूप में भी जाने जाते हैं। जो ये न्यूरॉन्स होते हैं रिले स्टेशन के रूप में भी जाने जाते हैं। विद्यार्थियों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यह जो है विद्युत तार की भांति संवेदनाओं को शीघ्र ही मस्तिष्क तक पहुंचाने तथा मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और कुछ न्यूरॉन्स संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करते हैं तथा इसके ठीक विपरीत कुछ न्यूरॉन्स संवेदनाओं को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों में लाने का कार्य करते हैं। इन्हीं कारणों से इसे न्यूरॉन सेल यानी न्यूरॉन्स रिले स्टेशन कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसे क्यों रिले स्टेशन कहा जाता है। तो इस कारण से कहा जाता है। लेकिन मुख्य मुख्य पॉइंटों को आप नोट करते चलें। विद्यार्थियों, निर्माण इसका किससे होता है? तो यह मुख्य पॉइंट को नोट कर लें। श्वेत पदार्थ व धूसर पदार्थ। निर्माण इसका श्वेत पदार्थ व धूसर पदार्थ से होता है। ये मस्तिष्क व सुषुम्ना नाड़ी दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, अब तंतुओं की उपस्थिति। विद्यार्थियों, तंतुओं की उपस्थिति एवं रचना के आधार पर न्यूरॉन्स का विभाजन किया गया है। वह कितने प्रकार से है? तो 4 प्रकार से है। आध्रुवीय तंत्रिका, दूसरा एक ध्रुवीय तंत्रिका, तीसरा द्विध्रुवीय तंत्रिका, चौथा बहुध्रुवीय तंत्रिका। इन पॉइंटों को नोट करें, यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यानी आध्रुवीय तंत्रिका, एक ध्रुवीय तंत्रिका, द्विध्रुवीय तंत्रिका, बहुध्रुवीय तंत्रिका। विद्यार्थियों, इन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं एक एक लाइन, तो आपके समझ में आ जाएगा। आध्रुवीय तंत्रिका होती हैं यानी वे न्यूरॉन्स जिनमें सेल बॉडीज होती हैं। सेल बॉडीज तो होती हैं परंतु उनसे तंतु यानी फाइबर्स एक भी नहीं निकलते। तो
इसीलिए इनको अध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। और एक ध्रुवीय तंत्रिका, बस वही कारण है कि वे न्यूरॉन्स जिनकी सेल बॉडी से मात्र एक तंतु ही निकलता है। ठीक, द्विध्रुवीय जिसके सेल बॉडी से एक या एक तंतु निकलते हैं उसे द्विध्रुवीय कहते हैं। और बहुध्रुवीय जिनसे 2 से अधिक तंतु निकलते हैं वे बहुध्रुवीय कहे जाते हैं। ठीक विद्यार्थियों, आइए आगे समझें। इसी के विषय में कि लंबी शाखाएं जो होती हैं अक्षतंत्र कही जाती हैं तथा छोटी शाखाएं पार्श्वतंत्र कहलाती हैं। इसकी जो ये लंबी शाखाएं होती हैं, ये लंबी शाखाएं अक्सन या एक्सॉन तथा छोटी जो है शाखाएं पार्श्वतंत्र यानी डेंड्राइटिस कही जाती हैं। ठीक विद्यार्थियों, अक्षतंत्र के विषय में थोड़ा सा समझ लें कि तंत्रिका कोशिका भूरे रंग की होती है जिसे धूसर पदार्थ तथा तंत्रिका तंत्र सफ़ेद रंग ये अक्षतंत्र यानी एक्सॉन यानी तंत्रिका कोशिका भूरे रंग की होती है जिसे धूसर पदार्थ कहा जाता है तथा तंत्रिका तंत्र सफ़ेद रंग की होती है जिसे श्वेत पदार्थ कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा तंत्रिका कोशिकाओं से संवेग प्रवाह होता है। अब पार्श्वतंत्र के विषय में थोड़ा समझें कि विद्यार्थियों, पार्श्वतंत्र कोशिकाएं से निकलने वाली छोटी शाखाएं पार्श्वतंत्र के नाम से जानी जाती हैं। पार्श्वतंत्र कौन है? पार्श्वतंत्र से कोशिकाएं से निकलने वाली छोटी शाखाएं पार्श्वतंत्र के नाम से जानी जाती हैं। अब इनमें प्रकार समझ लें। इनमें न्यूरॉन के 2 प्रकार हैं, संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिका, दूसरा प्रेरक या अपवाही तंत्रिका कोशिका, तीसरा मिश्रित तंत्रिका कोशिकाएं। इसके न्यूरॉन के यानी पार्श्वतंत्र में विद्यार्थियों न्यूरॉन के जो है न्यूरॉन्स के जो प्रकार बताए गए हैं उसमें ये संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिका, प्रेरक, अपवाहित और मिश्रित, इनके विषय में एक एक लाइन समझ लें तो आपको आसानी से याद रहेगा। विद्यार्थी, संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिका वो होती है, इन कोशिकाओं को अभिवाही या केंद्रगामी तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। ये तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों को प्राप्त उद्दीपनों को मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्र में ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक, इन्हीं के द्वारा जो है बोध होता है किस चीज़ों का, जैसे दृष्टि, देखना, स्पर्श, घ्राण, सूंघना, श्रवण, ताप, इन्हीं के द्वारा संवेदनाएं मस्तिष्क से पहुँचती हैं। ठीक, और इसी कारण भय, पीड़ा, सुख, दुख तथा आनंद प्राप्त होता है। संवेदी यानी सेंसरी अथवा अफरेंट नर्वस इसे कहते हैं। अब आगे समझते हैं प्रेरक या अपवाही। इसके विषय में यानी मोटर यानी प्रेरक मतलब मोटर। ठीक, मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक, इसके विषय में फिर थोड़ा समझ लें कि इन तंत्रिका कोशिकाओं को संचालन या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं। ये मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से निकलती हैं। कहाँ से? मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से निकलती हैं तथा संदेशों को मस्तिष्क से शरीर के अन्य अंगों को ले जाती हैं, जिससे संदेश मांसपेशियों को प्राप्त होता है और उनमें सिकुड़न व प्रसारण प्रारंभ होता है और इससे मांसपेशियों में गति उत्पन्न होता है। ठीक विद्यार्थी, उदाहरण के हिसाब से आप यह समझ लें, जैसे कोई बर्फ़ छू लिया, हाथ जैसे बर्फ़ पर टच हो गया तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं इस ठंड को यानी मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं इसके, और जैसे हाथ अचानक से उठ जाए यानी कि मांसपेशियों में गति उत्पन्न होती है और वे उस बर्फ़ से छू रहे हाथ को वहाँ से हटा लेती है तुरंत। लेकिन यह इतनी तेज़ होती है, इतनी जल्दी होती है कि उसका भान हमें नहीं हो पाता है, यानी विद्युत वेग की भांति घटना घटित होती है। या पैर के नीचे जैसे कांटा पड़ा और अपने आप अचानक से हट जाता है, या तवे पर हाथ पड़ गया अचानक से हाथ हट जाता है, बाद में पता चलता है कि हाथ हमारा जल गया। तो ये किसके कारण होता है? ये प्रेरक व अपवाही तंत्रिका कोशिका के कारण होता है। तीसरा समझ लें विद्यार्थियों, मिश्रित तंत्रिका कोशिकाएं, इसको भी थोड़ा समझ लें, यानी मिक्स नर्वस। सामान्यतया संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिका की व्यवस्था अलग अलग होती है, परंतु जब ये दोनों तंत्रिका कोशिकाएं एक ही स्थान में समान संयोजी ऊतक में बंधी होती हैं तो मिश्रित तंत्रिका इसे कहते हैं। ठीक,
यह विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आप यहाँ नोट कर लें। न्यूरॉन के प्रकार, संवेदी, प्रेरक, मिश्रित। ठीक, अब आगे समझते हैं न्यूरॉन्स के कार्य। विद्यार्थियों थोड़ा सा अधिक समझाने का हमारा यही तात्पर्य है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अब न्यूरॉन्स के कार्य को हम समझते हैं कितने प्रकार से हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्राव के लिए प्रेरित करना, संवेग प्रेषित करना, रक्त वाहिनियों को फैलाना व सिकोड़ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्राव के लिए प्रेरित करना, संवेग प्रेषित करना, रक्त वाहिनियों को फैलाना व सिकोड़ना ने 3 प्रकार से। चलिए आगे समझें। ये आप थोड़ा समझ ही रहे होंगे अंतःस्रावी के विषय में भी, और संवेग प्रेषित, और जितना आप अभी मैंने समझा, और रक्त वाहिनियों को फैलाना सिकोड़ना, इसी के द्वारा यानी न्यूरॉन्स के कार्य हैं। अब आगे समझें विद्यार्थियों तंत्रिका तंत्र के विभाग। कार्यों तथा गुणों के आधार पर तंत्रिका तंत्र के मुख्य कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। वे कौन कौन से हैं? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र या प्रामस्तिष्क मेरु तंत्रिका तंत्र। दूसरा अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी स्वयं से चलने वाली तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में इसे वॉलंटरी नर्वस सिस्टम और यानी अथवा सेरिब्रो स्पाइनल सिस्टम, और ये दूसरा इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम और यानी अथवा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इसको कहते हैं। यानी ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र या प्रामस्तिष्क मेरु तंत्रिका तंत्र, दूसरा अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र व स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। विद्यार्थियों अब इनके विषय में थोड़ा थोड़ा आप समझ लें। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, इसके सभी तंत्रिका तंतु ऐच्छिक पेशियों में पाए जाते हैं। इन तंतुओं से कई प्रकार की संवेदनाएं मस्तिष्क को पहुंचती हैं। यह इसके भाग हैं मस्तिष्क और सुषुम्ना, मस्तिष्क सुषुम्ना और उनसे निकलने वाली अनेक तंत्रिकाओं द्वारा गठित होता है और इच्छा अनुसार यह कार्य करती है। जैसे हाथ पैर को मोड़ना आदि वगैरह जो कार्य होते हैं ऐच्छिक, यानी अपने इच्छा के अनुसार चलायमान होता है। ये तंत्रिकाएं चलती हैं, इसी कारण इसका ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र इसे कहा जाता है। और इसके भाग हैं मस्तिष्क सुषुम्ना और उनसे निकलने वाली अनेक तंत्रिकाओं का गठन। ठीक, अब लेकिन मुख्य आप मस्तिष्क और सुषुम्ना याद करेंगे। अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत इसको समझ लें कि इसके अंतर्गत तंत्रिका तंतु अनैच्छिक पेशियाँ जैसे मूत्राशय, फेफड़े, आमाशय, आंतों की पेशियाँ तथा शरीर की विभिन्न ग्रंथियों में पाए जाते हैं। या शरीर के विभिन्न ग्रंथियाँ अपने आप कार्य करती रहती हैं ना। अब आपके हिसाब से या मनुष्य के हिसाब से तो कार्य करती नहीं, इसलिए यह ग्रंथियों में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र मिलती है? मूत्राशय, फेफड़े, आमाशय, आंतों की पेशियाँ तथा शरीर की विभिन्न ग्रंथियों में यह पाई जाती हैं, जिनकी गति पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं रहता है और स्वतः संचालन के कारण ही इसे अनैच्छिक या स्वचालित तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। विद्यार्थी इसमें थोड़ा सा और समझ लें कि इनकी क्रिया स्वतः हुआ करती है, यानी इन तंत्रिकाओं द्वारा विभिन्न आंतरिक अंगों में संवेदनाएं मस्तिष्क में पहुंचती रहती हैं और इनकी क्रिया स्वतः हुआ करती है। वह हमारी इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर नहीं रहती। इन तंत्रिकाओं का समूह इतना विस्तृत है कि इनको पृथक तंत्र ही मान लिया गया है, यानी स्वतः संचालन के कारण ही इसे क्या कहते हैं? स्वचालित तंत्रिका तंत्र या अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इसे कहा जाता है। तो आपने इसको समझ लिया होगा। अब गुणों के आधार पर इनको दोबारा से फिर विभाग किया गया। अब क्वेश्चन बन सकता है कि गुणों के आधार पर कितने विभागों में इनको विभक्त किया गया है? तो 2। वे कौन कौन से हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब आगे थोड़ा सा समझ लें, मुख्य पॉइंटों को समझ लें। अब इसमें हम अलग से इसके विषय में मैं बताऊंगी और मस्तिष्क का भी बताऊंगी और सुषुम्ना का भी अलग अलग बताऊँ। यहाँ पर मुख्य मुख्य पॉइंटों को आप समझ लें, नहीं एक में अगर हो जाएगा तो फिर आपको भी वो महसूस होगा और हो सकता है समझ में ना आए। तो इनको 2 विभाग कौन से हैं?
अनुकंपी परानुकंपी, ठीक। इन दोनों का केंद्र मस्तिष्क के अधश्चेतक, इन दोनों का केंद्र मस्तिष्क, ध्यान दें, इन दोनों का केंद्र मस्तिष्क के अधश्चेतक यानी हाइपोथैलेमस भाग में रहता है। कहाँ पर होता है? अब यह क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस भाग में रहता है। यह भाग अनुकंपी तथा परानुकंपी दोनों की क्रियाओं को नियंत्रित एवं नियमित करता है, ठीक। विद्यार्थियों, अब थोड़ा सा आप जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के विषय में थोड़ा समझ लें, इसी में हमने रख दिया है। विद्यार्थियों, यह शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण निभाने वाले मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर हैं। इनके मैं अभी नाम बताऊंगी और इनके कार्य क्या हैं यह भी आप देख लेना और नोट भी कर लेना। थोड़ा सा एक लाइन में समझा दूँ ताकि आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स के विषय में समझ में आ जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएँ, न्यूरॉन्स एक दूसरे से परस्पर जुड़ी नहीं होती हैं, ठीक, या जैसे आप सभी जानते होंगे, बल्कि उनके बीच कुछ फासला रहता है और वे एक संधि बनाते हुए तथा इन संधि स्थल पर उन्हीं के द्वारा जो स्रावित रसायन होता है उनके संपर्क में, यानी उनके संपर्क का माध्यम होते हैं। और न्यूरॉन के इस स्राव को क्या कहा जाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, ठीक। चलिए अब आगे समझते हैं इनको। इतना मैंने समझा दिया, अब इनको आप नोट कर लें। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है विद्यार्थियों एसिटिल कोलिन। इनका एसिटिल कोलिन का जो है कार्य है उत्तेजना बढ़ाने वाले, यह उत्तेजना बढ़ाते हैं। कार्य की दृष्टि से रखा गया विद्यार्थियों न्यूरोट्रांसमीटर मैंने अभी यहाँ पर रखा है, ठीक। तो यह दो प्रकार के हैं, उत्तेजना बढ़ाने वाले, उत्तेजना घटाने वाले, ठीक। तो इसमें कौन से ये जो है सक्रिय, यानी जैसे कैसे सक्रियता कम करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, तो समझें इसको। एसिटिलिन कोलिन उत्तेजना बढ़ाने वाला, और दूसरा है नारेपिनेफ्रिन उत्तेजना बढ़ाना, यह भी उत्तेजना बढ़ाता है। सेरोटोनिन यह भी उत्तेजना बढ़ाता है। ग्लूटामिक अम्ल यह भी बढ़ाता है। और एस्पार्टिक अम्ल यह भी उत्तेजना बढ़ाता है। और डोपामीन, आपने डोपामीन का नाम जरूर सुना होगा। डोपामीन उत्तेजना घटाता है। और ग्लाइसिन उत्तेजना घटाने वाला है। गाबा उत्तेजना घटाने वाला है, यानी GABA, यानी G का मतलब गामा, A का मतलब अमीनो और B का मतलब बायोट्रिक और A का मतलब एसिड, ठीक। तो GABA। तो दो प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स, उत्तेजना बढ़ाने वाले और घटाने वाले। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैंने लिख भी दिया है, आप इसको देखकर भी नोट कर सकते हैं। इसके विषय में थोड़ा मैं और समझा दूँ। देखो, कार्य के दृष्टि से न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के होते हैं। एक वे न्यूरोट्रांसमीटर जो विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं में उत्तेजना बढ़ाते हैं। दूसरे वे हैं जो उत्तेजित कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों की सक्रियता को कम करते हैं, ठीक। और शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो मुख्य ट्रांसमीटर हैं वे यही हैं। ध्यान की स्थिति में डोपामीन क्या होता है? डोपामीन स्रावित होता है। तो जो उत्तेजनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं तो उत्तेजना इसके द्वारा घटता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको सोचा हमने रख दिया, क्योंकि ये नाम ही नहीं किसी को याद रहता है। तो इसके नाम है एसिटिल कोलिन, यानी एसिटिल कोलिन ये घटाने वाला, ये बढ़ाने वाला है। और नारेपिनेफ्रिन बढ़ाने वाला, सेरोटोनिन बढ़ाने वाला, और ग्लूटामिक अम्ल बढ़ाने वाला, और एस्पार्टिक बढ़ाने वाला। घटाने वाला कौन कौन से हैं? डोपामीन और ग्लाइसिन और गाबा। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। इसमें हमने
न्यूरॉन के प्रकार समझे, न्यूरॉन्स के कार्य को समझा और तंतुओं की उपस्थिति और रचना के आधार के हिसाब से विभाजन को समझा। न्यूरॉन्स क्या है यह जाना, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है यह भी जाना और मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर को भी समझा। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।